हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चिपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए वीडियो में। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि हम रोज इस वीडियो में 10 नए वर्ड्स पे काम करते हैं। साथ ही हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देते हो, और लास्ट में हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। राइट, so if you are new you can just subscribe the channel and share it with the people you know. One important announcement also, that MBA CET's offline batch will start on 25th of July 2024. The batch will be in morning from 8 a.m. to 10 a.m. So if you are preparing for MBA CET exams in Yavatmal, you can join us on 25th of July. There are 3 options that you have. First, you can change the whole world. Second, you can change other people. Third is you can change yourself. And I tell you, third is the easiest option. Third is the best option that gives you result. Let us now start with the actual class. तो आज पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास? The first word we have today is reiterate. reiterate iterate का मतलब होता है बोलना, ठीक है? तो उसी से ये reiterate वर्ड आया है. Let us first read the sentence, then try to find out the meaning. The professor reiterated the important points of her lecture. The professor reiterated the important points of her lecture. प्रोफेसर ने क्या किया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से बताया. तो reiterate का मतलब है री यानी फिर से, iterate मतलब बताना, बोलना. टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट एक्सेट्रा, कुछ भी चीज है उसे रिपीट करना, फिर से बताना, इस रीइटरेट. इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिपीट करना या रीमेक करना या रिन्यू करना, फिर से बोलना इज सिंपली रीइटरेट. एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? जो बोला है उसे वापस लेना. अब बोली हुई चीज वापस तो आती नहीं, फिर भी हम कहते हैं ना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो दैट इज टेक बैक और रिवर्स. क्लियर? द फर्स्ट वर्ड इज रीइटरेट. व्हाट डज इट मीन? फिर से बताना. चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिसीड. नेक्स्ट वर्ड इज रिसीड. रिसीड. हम पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, आप उससे मीनिंग समझने की पहले कोशिश करो, फिर हम एक्चुअली मीनिंग देखेंगे. He felt no inclination to recede from the agreement into which he had entered. He felt no inclination. उसको, वो जो भी है, उसको कोई इंक्लिनेशन नहीं लग रहा था, मतलब झुकाव नहीं लग रहा था, या करने की इच्छा नहीं थी. क्या करने की इच्छा नहीं थी? रिसीड करने की इच्छा नहीं थी. किससे? फ्रॉम द एग्रीमेंट इनटू विच ही हैड एंटर्ड. वो जिस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व था उससे उसे रिसीड होने की इच्छा नहीं थी. रिसीड होने की मतलब पीछे आने की, वापस आने की इच्छा नहीं थी. तो रिसीड का मतलब क्या होता है? रिसीड मीन्स टू गो और मूव बैक. टू मूव बैक इज व्हाट इज रिसीड, और फर्दर अवे या दूर जाना किसी चीज. पर बेसिकली रिसीड ये पीछे आने का, हटने का, ये मीनिंग से यूज होता है. ठीक है? फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, टू फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन. सिनोनिम क्या होगा इसका? रिट्रीट, रिग्रेस या रिटर्न. बहुत बार आपने ये वर्ड बाढ़ के वक्त सुना होगा. जब पानी बहुत, बाढ़ में जब बाढ़ आती है, पानी बहुत चढ़ जाता है, और बाढ़ खत्म होने के बाद जब पानी नीचे आना शुरू होता है, तो पीपल और न्यूज़पेपर्स जनरली यूज दिस वर्ड, द वाटर हैज स्टार्टेड रिसीडिंग. रिसीडिंग मतलब अब पानी नीचे आना या पीछे हटना शुरू हो गया है. नेक्स्ट, इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है आगे बढ़ना. रिसीड मतलब पीछे होना, आगे बढ़ना, या फिर एक्सपांड होना, बढ़ना, इंक्रीज अगेन बढ़ना, एक्यूमुलेट होना, बहुत सारी चीजें एक जगह पे जमा होना, ये भी इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं. ठीक, चलो नेक्स्ट. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वील्डिंग. वील्डिंग, ये वेल्डिंग नहीं है, दिस इज वील्डिंग, WIELDING. ठीक है? लेट अस रीड द सेंटेंस. द कार्टून शोड अ मास्क्ड रॉबर वील्डिंग अ हैंडगन. कार्टून में क्या दिखाया गया था? कि एक मास्क्ड रॉबर था
एक रॉबर था जिसने मास्क पहना हुआ था, वील्डिंग अ हैंडगन, वो अपनी हैंडगन वील्ड कर रहा था। वील्ड कर रहा था मतलब किसी को दिखा रहा था या यूज कर रहा था। तो यूज करना किसी टूल को इज कॉल्ड वील्डिंग। वील्डिंग यूटिलाइजिंग और एम्प्लॉइंग अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना या यूज करके बताना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वील्डिंग। आपने सुना होगा बहुत बार ये कहा जाता है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज हिज पावर्स, ही शुड वील्ड हिज पावर्स, यानी उनके जो पावर्स है वो उन्होंने यूज करने चाहिए। या बहुत बार किसी के हाथ में कोई गन होगी, अब पावर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन पावर्स को भी वील्ड किया जा सकता है। या किसी के हाथ में जैसे यहाँ पे गन है ना, तो अगर हाथ में कोई गन है और बस वो उसे दिखा रहा है, यूज कर रहा है, तो दैट इज ही वील्डिंग हिज गन, राइट। चलो, इसका सिनोनिम क्या होगा फिर? यूटिलाइजिंग और वर्किंग और अडॉप्टिंग कैन बी यूज्ड एज सिनोनिम्स ऑफ वील्डिंग, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? मिसहैंडलिंग या मिसमैनेजिंग, किसी चीज को अच्छे से यूज ना करना या अच्छे से मैनेजमेंट ना होना। क्लियर? वील्डिंग का मतलब क्या हो गया फिर? यूज करना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिसर्जेंट। अगेन वी हैव अ री इन रिसर्जेंट, बराबर। री, जैसे हमने पहले ही वर्ड में देखा था रीइटरेट था, तो इटरेट यानी बोलना, तो रीइटरेट मतलब फिर से बोलना। रिसर्जेंट भी उसी तरह से है। लेट अस रीड द सेंटेंस। द पब्लिशर बिलीव्ड दैट वैम्पायर नॉवेल्स वुड बी अ रिसर्जेंट ट्रेंड दिस ईयर। पब्लिशर को क्या लगा? पब्लिशर बिलीव, पब्लिशर को यह विश्वास था। किस चीज का विश्वास था? दैट वैम्पायर नॉवेल्स वुड बी अ रिसर्जेंट ट्रेंड। कैसा ट्रेंड? रिसर्जेंट ट्रेंड रहेगा। मतलब पिछले कुछ दिनों में वैम्पायर नॉवेल्स पढ़ी नहीं जा रही थी, पर शायद ये ट्रेंड वापस आएगा, पूरी ताकत से वापस आना इज कॉल्ड रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब पूरी ताकत से वापस आना, फिर से। तो री मतलब फिर से, अगेन, बराबर है। और रिसर्जेंट का मतलब क्या हो गया? पूरी ताकत से, तो पूरी ताकत से वापस आना। तो रिसर्जेंट मीन्स एक्सपीरियंसिंग अ सडन रिवाइवल और रिन्यूड स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को वापस पाना या फिर से पूरी ताकत से वापस आना इज कॉल्ड रिसर्जेंट। का सिनोनिम क्या होगा? रिवाइव। रिवाइव करना खुद को, रिवाइव करना मतलब पूरी ताकत फिर से वापस पाना या खुद को ऐसे मॉडल में बदलना, ऐसे तरीके में बदलना, ऐसे ऑब्जेक्ट में बदलना कि जिसमें वो क्षमता फिर से आ गई हो। राइजिंग, फिर से उठ खड़ा होना। री एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश तो पहले से थे, फिर से एस्टैब्लिश होना और ताकत से, दैट इज कॉल्ड री एस्टैब्लिश। एंटोनिम क्या हो गया इसके? डॉर्मेंट होना, डॉर्मेंट हो जाना। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट मतलब शांत हो जाना, शांत, से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम गए, खत्म, शायद कभी फिर से वापस आए। रिसर्जेंट होंगे शायद, पर अभी डॉर्मेंट है, ऐसा। या लेटेंट, लेट से लेटेंट है, कुछ आने की उम्मीद इतने में तो नहीं लगाई जा सकती, किसी की वापस आने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, उसको हम कहेंगे लेटेंट है, ठीक है। तो आ गया ध्यान में रिसर्जेंट। व्हाट डज रिसर्जेंट मीन्स? रिसर्जेंट मतलब पूरी ताकत से वापस आना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड वी हैव? द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बुलियन। बुलियन, ठीक है, बुलियन। लेट अस रीड द सेंटेंस फर्स्ट। अ शिपमेंट ऑफ गोल्ड बुलियन वाज स्टोलन। एक शिपमेंट था, किसका था? गोल्ड बुलियन का। गोल्ड बुलियन, आपने बुलियन मार्केट ये वर्ड सुना होगा। बुलियन मार्केट का, इसका मार्केट होता है, सुना है कभी बुलियन मार्केट? बुलियन मार्केट ये किस चीज का मार्केट है? ये मार्केट है सोना और चांदी का। जहां पे सोने और चांदी की या कोई प्रीशियस मेटल की ट्रेडिंग जहां होती है, उस मार्केट को हम कहेंगे बुलियन मार्केट। तो बुलियन बेसिकली डील्स विथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के जो बार्स होते हैं ना, उनको कहते हैं बुलियन। इसीलिए मार्केट का बुलियन मार्केट नाम पड़ गया, कि जिसमें सोने के बार्स, चांदी के बार्स, चांदी के कॉइन्स, इनकी ट्रेडिंग होती है। तो बुलियन मीन्स प्योर गोल्ड और सिल्वर फॉर्म्ड इनटू बार्स, इनके बार्स है।
ठीक है, तो प्योर गोल्ड और सिल्वर फॉर्म्स इनटू बार्स। सिनोनिम क्या हो गया इसका? गोल्ड बार्स या प्रीशियस मेटल जैसे, है ना, सारे का सारे प्रीशियस मेटल नहीं आते, गोल्ड और सिल्वर आएगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? अब दिस इज नॉट एंटोनिम, दिस इज लाइक द अदर वे ऑफ ट्रेडिंग। तो आप गोल्ड और सिल्वर में पहले डील होता था, अब किस चीज में डील होता है? चेक में, क्रेडिट में या डेट में, बराबर। तो इसमें डायरेक्टली ये मेटल यूज नहीं होता, इसलिए इसको एंटोनिम में डाला है। अंडरस्टूड? बुलियन मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। चलो, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिरोगेटरी। कौन सा वर्ड है ये? डिरोगेटरी। देखो ध्यान दो, डिरोगेटरी। डिरोगेटरी का मतलब मैं बताने से पहले सेंटेंस पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा। द वर्ड्स ही यूज्ड वेर डिरोगेटरी एंड इंसल्टिंग। उसने जो वर्ड्स यूज किए वो कैसे थे? डिरोगेटरी थे और इंसल्टिंग थे। डिरोगेटरी मतलब इंसल्टिंग ही, नीचा दिखाने वाले। डिरोगेटरी स्पेशली नीचा दिखाने वाले, जिससे आगे जो सामने आपका व्यक्ति है उसको आप बहुत नीचा दिखा रहे हो, है ना, उसको हीन भावना की तरह ट्रीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिरोगेटरी। तो डिरोगेटरी का मीनिंग क्या होगा? टेंडिंग टू और इंटेंडेड टू डिस्पैरेज और बेलिटल, किसी को छोटा दिखाना, हीन भावना रखना किसी के प्रति और उसे वो बताना, दैट इज कॉल्ड डिरोगेटरी। सिनोनिम क्या होंगे इसके? अब्यूजिव, गालियां देना, गालियां भी देना वैसे ही होता है जैसे डिरोगेटरी वर्ड्स कहना। इंसल्ट करना किसी की, बराबर, किसी को नीचा दिखाना, दैट इज कॉल्ड डिरोगेटरी। एंटोनिम क्या होगा फिर इसके? किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में की प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छी बातें करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री या अप्रिशिएटिव, किसी को अप्रिशिएट करना, ये हो गए उसके एंटोनिम्स, राइट। अंडरस्टूड? तो डिरोगेटरी मीन्स किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, अब्यूज करना। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नास्टी। नास्टी, नास्टी का हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। He had a knife wound in his side. साइड में नाइफ का वूंड था। He had a knife wound in his side that looked very nasty. अब अगर चाकू का घाव है किसी के शरीर पे तो वो देख के कैसा लगेगा? बहुत घिन आएगी, तब अच्छा नहीं लगता है ना देख के। तो उस फीलिंग को हम कहेंगे नास्टी की, जिसको देख के बिल्कुल अच्छा ना लगे ना। जसं मराठीत आपण म्हणतो किळसवाणं, दॅट इज कॉल्ड नास्टी। तो नास्टी क्या होगा? नास्टी इज वेरी डिस्गस्टिंग, डर्टी और अनप्लीजेंट, बहुत बुरा लगना, बहुत ही घिन आना किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड नास्टी। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिसएग्रीएबल और हॉरिबल, विच इज हॉरिबल, जस्ट यू कांट जस्ट सी इट, या यू कांट जस्ट बी विथ समवन हु इज नास्टी। बहुत ही बुरा इंसान है, समझ नहीं, इज नास्टी, घिन आती है, उसके पास रहने की इच्छा नहीं, दैट इज नास्टी। एंटोनिम क्या होगा इसका? बहुत प्लीजेंट होना, जिसके साथ रह के आपको अच्छा लगे, दैट इज प्लीजेंट, या डिलाइटफुल या फेयर, राइट। अंडरस्टूड? नास्टी का मतलब, नास्टी इज जिससे आपको चिढ़ हो या जिससे आपको घिन आए, दैट इज कॉल्ड नास्टी। हम बोलते हैं ना बहुत बार, हिज बिहेवियर इज नास्टी। नास्टी मतलब घिन आए, उसके साथ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, दैट इज नास्टी। ठीक है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिवल्जन। रिवल्जन, तो रिवल्जन का मतलब क्या होगा देखेंगे सेंटेंस पढ़ के। न्यूज ऑफ द अटैक कॉज्ड सॉरो एंड रिवल्जन। जब अटैक की न्यूज आई तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से सॉरो हुआ, यानी दुख हुआ, और रिवल्जन, रिवल्जन का मतलब होता है एक तो उन अटैक की न्यूज से घिन भी आई और नफरत भी पैदा हुई। तो घिन और नफरत दोनों की जो फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड रिवल्जन। की जब ऐसा लगे कि कुछ बदले की भी भावना हो सकती है, उसमें नफरत की भी भावना हो सकती है, और साथ में दुख तो होता ही है, दुख और नफरत दोनों को मिक्स कर दे तो वी हैव रिवल्जन। तो रिवल्जन मीन्स अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड। सिनोनिम क्या हो गया इसके? एवर्जन या डिसलाइक, कोई चीज अच्छी नहीं लगना या कोई चीज से दूर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एवर्जन। एवर्जन मतलब किसी चीज से दूर होना, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, राइट। डिसलाइक, ऑफ कोर्स यू डिसलाइक का तो मतलब पता ही है, कोई चीज पसंद ना आना, अच्छा न लगना, या उसके प्रति फिर नफरत हो जाना,
दैट इज कॉल्ड रिवल्जन। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कोई चीज बहुत अच्छी लगना, फैसिनेशन या प्रेफरेंस या अट्रैक्शन, राइट? दिस कैन बी द एंटोनिम्स, कैन बी द एंटोनिम। will of course depend on the sentence in which revulsion is used। समझ गए? चलो, तो रिवल्जन का मतलब क्या फिर? दुख और नफरत वाली जो फीलिंग है, कॉल्ड रिवल्जन। चलो, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अपहीवल। अपहीवल, अपहीवल का सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। वी हैव सफर्ड अ पीरियड ऑफ इमोशनल अपहीवल। हमने एक ऐसा पीरियड सफर किया है जिसमें इमोशनल अपहीवल था। अपहीवल का मतलब बहुत उथल पुथल थी, हमारे इमोशंस में बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, इमोशंस जिसमें बहुत उथल पुथल मची हुई थी, दैट इज कॉल्ड अपहीवल। अपहीवल मीन्स अ सिचुएशन ऑफ पैनिक और डिसऑर्डर, जिसमें अनिश्चितताएं बहुत है, जिसमें व्यवस्था ठीक नहीं है, दैट इज कॉल्ड अपहीवल। सिनोनिम क्या होगा इसका? ट्यूमुल्ट। आपने देखा होगा कि पीपल ऑलवेज से दैट देयर रिलेशन इज ट्यूमुल्टस। ट्यूमुल्टस का मतलब होता है कि बहुत उथल पुथल है उन दोनों की रिलेशनशिप में, कभी भी वो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती, दैट इज ट्यूमुल्टस। या डिस्टर्बेंस बहुत है या अप्रोर बहुत होना, दैट इज कॉल्ड अपहीवल, राइट? बहुत बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जिसके वजह से सोसाइटी में, सरकार द्वारा भी ऐसा हो सकता है कि कुछ निर्णय ले लिया और उसके वजह से सडनली कोई रिएक्शन आया पब्लिक की वजह से, जिससे पूरी डिसऑर्डर वाली सिचुएशन हो गई, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज अपहीवल फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर? चलो, नेक्स्ट वर्ड नहीं, सॉरी, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टेबिलिटी, स्थिरता है, शांति है, या पीस भी शांति है, साइलेंस भी शांति है। ठीक है, तो जब तो एक अपहीवल का मतलब क्या होगा फिर? अपहीवल मीन्स उथल पुथल। चले नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज द नेक्स्ट वर्ड वी हैव? द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अलाइड। अलाइड, लेट अस रीड द सेंटेंस एंड बाद में हम देखेंगे अलाइड का मतलब क्या होता है। फार्मर्स शुड बी एनकरेज्ड टू वेंचर इनटू अलाइड एक्टिविटीज। फार्मर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए किस चीज के लिए? वेंचर इनटू, वेंचर का मतलब शुरुआत करने की, वेंचर का मतलब होता है नई शुरुआत। वेंचर इनटू अलाइड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड का मतलब क्या होगा फिर? जैसे लाइक एनिमल हस्बेंड्री और नर्सरी फार्मिंग टू सप्लीमेंट देयर इनकम। अपनी इनकम को सपोर्ट करने के लिए इन्हें अलाइड एक्टिविटीज भी शुरू करनी चाहिए जो खेती से रिलेटेड हो, खेती के साथ हो। अलाइड का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो खेती के साथ क्या कर सकते हैं आप? एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं या नर्सरी फार्मिंग कर सकते हैं। तो अलाइड का मतलब होता है साथ में। आपने अगर वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, तो वर्ल्ड वॉर में देयर वेर अलाइड फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस यानी जिनको कहते थे वो साथ में जो लोग हैं उनको अलाइड फोर्सेस कहते थे। ठीक है, तो अलाइड इन अ फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव अलायंस, जिनका अलायंस हो वो अलाइड हो गए। ठीक है, वो अलाइज हो गए। हाँ, ये उनका एडजेक्टिव फॉर्म इज अलाइड। तो इसके सिनोनिम क्या होगा? कोऑपरेटिंग या एसोसिएटेड। दो व्यक्ति है, अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे दीज टू आर अलाइज। बराबर, ये दोनों अलाइज है। अलाइज क्या हो गया फिर? उसका नाउन फॉर्म हो गया। ठीक है, और अलाइड उसका एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम क्या हो गया उसका? अलग अलग, सेपरेट, या अकेला चल रहा है, या इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल और सोल तो अकेला हो गया, और सेपरेट यानी अलग अलग, राइट? अंडरस्टूड? अलाइड, अलाइड मीन्स साथ में, टुगेदर। चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। चलो, तो द वर्ड्स आर ओवर, वी हैव ऑलरेडी सीन 10 वर्ड्स। अब यू हैव एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, go through it, then we will have a discussion on this editorial. Read it.
डन, पढ़ लिया? चलो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट टुगेदर, साथ में पढ़ेंगे इसको। क्या है टॉपिक का नाम? आज का जो एडिटोरियल है वो है इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑन द चैलेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप भी ये अनएम्प्लॉयड टैग लगा के अभी घूम रहे हो, राइट? तो ये आर्टिकल आपके हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इट इज़? इन सर्च ऑफ जॉब्स ऑन चैलेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको नौकरियां चाहिए, लेकिन सरकार के लिए नई नौकरियां ढूंढना, बनाना इज अ बिग चैलेंज। द एडिटोरियल must be on it. Let us go through it. Employment generation will remain a major challenge before Narendra Modi government in its third term. नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म की जो सरकार अभी चला रहे हैं उसके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक? एंड द अपकमिंग यूनियन बजट, अभी यूनियन बजट आने वाला है, अपकमिंग यूनियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू टेक नोट ऑफ इट। और यूनियन बजट में इसके लिए कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो इसकी नोट लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। देयर आर नो इजी वेज आउट, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता कोई इजी तो है नहीं। गिवन मतलब जब ये ऑलरेडी बताया गया है, गिवन द स्वेलिंग नंबर्स ऑफ यंग जॉब सीकर्स। यंग जॉब सीकर्स का नंबर्स क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। स्वेल मतलब बढ़ना। स्वेल का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना या बढ़ना। तो स्वेलिंग नंबर्स, स्वेलिंग आती है ना, जब हमें कुछ लगता है तो हमारा हाथ कैसा ऐसा फूल जाता है, तो वो फूल जाना तो हम उसके अंदर हाथ में स्वेलिंग है। तो यहाँ पे भी नंबर्स फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है? किसके नंबर्स बढ़ रहे हैं? यंग जॉब सीकर्स के। एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमी दैट रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स। और इकोनॉमी क्या हो रही है? इकोनॉमी ऐसे चेंज हो रही है जिसमें वर्कर्स की संख्या कम चाहिए, बराबर? यानी ये देखो कैसा चैलेंज है कि यहाँ पे यंग जॉब सीकर्स की संख्या बढ़ रही है और उधर टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जिनको नौकरियां चाहिए उनकी नौकरियां कम हो रही है, बराबर? क्योंकि अभी कामों में ज्यादा वर्कर्स की जरूरत नहीं है, फ्यूअर वर्कर्स चाहिए। फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म है फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, राइट? तो इकोनॉमी दैट रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स थैंक्स टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने की वजह से, जैसे अभी एआई आ रहा है, तो शायद उन लोगों का काम ना पड़े जहां पे एआई उनका लोगों का काम कर सके, तो उन लोगों को फिर नौकरी नहीं रहेगी, तो ऐसे लोगों को फिर देखना पड़ेगा। Recent studies have highlighted the seriousness of the challenge। और ये जो चैलेंज है सरकार के सामने, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, वहां पे वो प्रॉब्लम, वो जो चैलेंज है वो कितना सीरियस है, ये रीसेंट स्टडीज से पता चल रहा है। कौन सी रीसेंट स्टडीज? लेट अस सी। द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, ASUSE, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ये सर्वे का नाम क्या है? द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे जो सेक्टर्स है उनका एंटरप्राइजेस, बराबर है? तो इन सारी संस्थाओं का जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की पानी पूरी की गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है क्या? नहीं होता, बराबर है? किसी ने एक सादा सिंपल सा शॉप डाल दिया, लेकिन उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो रजिस्टर्ड है क्या कि वो उसके यहाँ का एम्प्लॉय है करके? नहीं। तो इसे कहेंगे हम अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इन सब का जब सर्वे हुआ तो उसमें क्या बोला गया है? नोट्स दैट जस्ट 21% ऑफ द टोटल एस्टैब्लिशमेंट्स यूज्ड द इंटरनेट फॉर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, है ना? अपनी व्यवसायिक एक्टिविटीज के लिए सिर्फ 21% ही एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मतलब तब क्या? देयर आर 79% एस्टैब्लिशमेंट दैट डोंट वर्क ऑन इंटरनेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली। द सर्वे क्वाइट सिमिलर टू अ प्रीवियस रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, है ना? ये सर्वे बिल्कुल सिमिलर है जो सर्वे ILO ने, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था।
क्या बोला है इस सर्वे में? सेज दैट, और ये दूसरी बात कुछ और बता रहा है, सेज दैट वर्कर्स ड्यूरिंग अक्टूबर, सॉरी, unincorporated non-agricultural economy employed about 11 crore workers during October 2022 to September 2023। मतलब सर्वे में दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या है सर्वे में कि सिर्फ 21% एस्टैब्लिशमेंट आर यूजिंग इंटरनेट, अपने व्यवसाय के लिए सिर्फ 21% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एम्प्लॉयड अबाउट 11 करोड़ वर्कर्स, 11 करोड़ वर्कर्स अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एम्प्लॉय किए गए। मतलब इतने लोगों ने अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, लेटेस्ट कंसिडर कि एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर से बाहर निकले, पर वो किसी कॉरपोरेट जॉब में लगे क्या? नहीं, वो कहाँ गए? ऐसी नौकरियां उन्हें करनी पड़ी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बराबर, जिनकी व्यवस्थाएं सिस्टम्स में नहीं आते, वो ऐसे काम उनको करने पड़ रहे। ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 11 करोड़ है, बराबर है। ये कब का डेटा बता रहे? अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक का, इन कंपैरिजन टू अबाउट 9.8 करोड़ वर्कर्स ड्यूरिंग 21-22। यानी 21-22 में ये नंबर्स जो थे वो 9.8 करोड़ था, पर अब 23-24 नहीं, 22-23 में ये नंबर 9.8 करोड़ से 11 करोड़ हो गया। मतलब एग्रीकल्चर से लोग बाहर निकल रहे, पर वो किसी कॉरपोरेशन में नहीं जा रहे, वो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में ज्यादा जा रहे, राइट? तो दिस इज अ बिग चेंज एंड द सेम थिंग वाज आल्सो मेंशन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? पहला पैरा क्लियर हो गया? चले, लेट अस रीड द सेकंड पैरा नाउ। Read the second para, then we'll discuss it together. Read it. चलो, पढ़ लिया? चलो, लेट अस नाउ स्टार्ट टुगेदर अगेन।
क्या बोला है? द ILO's इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी रेफरेंस पिछले पैराग्राफ में आया था, ILO का जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, had also warned that the share of manufacturing employment was stagnant. stagnant मतलब उसी जगह पे था, स्थिर था, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट में हम जब कहते हैं एग्रीकल्चर से लोग अगर निकल रहे हैं तो सरकार का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इफ पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमें उनको बाहर निकालना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालना है। पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकल रहे हैं, ये तो डेटा में दिख रहा है, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उतना ही है, स्टैग्नेंट है, एट अराउंड 12% to 14%। मतलब लोग किधर जा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन, वेयर आर पीपल गोइंग? एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं दिख रही है, मतलब पीपल आर गोइंग समवेयर एल्स, वेयर? एंड द स्लो ट्रांजिशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर रिवर्स्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। एग्रीकल्चर से बाहर निकल के नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में लोग जा रहे थे, लेकिन ये बहुत स्लो ट्रांजिशन था, इसमें कोई बहुत लार्ज नंबर्स में लोग एग्रीकल्चर से निकल नहीं रहे थे, पहले ही वो बहुत स्लो था। वो भी कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब लोगों ने फिर से एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया था कोविड-19 पैंडेमिक में। ये किसका रिपोर्ट है? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ठीक, अ सिटी ग्रुप रिपोर्ट, अब ये नया रिपोर्ट है, अ सिटी ग्रुप रिपोर्ट। अभी तक हमने, ये तीसरा रिपोर्ट रहेगा, हमने एक ASUAC का रिपोर्ट देखा, अस्यूस का, दूसरा ILO इंडिया एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट देखा। अब अ सिटी ग्रुप रिपोर्ट 2 सेड, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है, द करंट रेट ऑफ जॉब क्रिएशन विल नॉट बी सफिशिएंट टू मीट फ्यूचर डिमांड। अभी का जो रेट है हमारा जॉब क्रिएशन का, इट इज नॉट गोइंग टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स। आगे जो डिमांड रहेगी वो ज्यादा रहेगी और हम जॉब क्रिएशन कम कर रहे हैं, तो मिसमैच हो जाएगा। दिस इज व्हाट सिटी ग्रुप रिपोर्ट इज सेइंग। द अस्यूस, ये जो रिपोर्ट हमने अभी पहले चर्चा की, सबसे पहले, द अस्यूस हैड ऑल्सो नोटेड दैट अदर सर्विसेस कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम शेयर। मतलब जब हम सारे एम्प्लॉयड लोगों का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें अदर सर्विसेज मैक्सिमम शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना? 36.45%। अदर सर्विसेज में ऐसी सर्विस आती है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, यानी कुछ सर्विसेज आर रजिस्टर्ड, जिनका सरकार के पास पता होता है ये सर्विसेज है, इतने लोग एम्प्लॉयड है, उसमें व्यवस्था होती है, सारे एम्प्लॉयज का भी नंबर होता है, मालिक कौन है, क्या है, कितनी कमाई है, सब कुछ होता है सरकार के पास इंफॉर्मेशन। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय है जिनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं है, उन्हें हम अदर सर्विसेज में डालते हैं, और अदर सर्विसेज में मैक्सिमम लोग अभी भी एम्प्लॉयड है, विच इज 36.45%, सबसे ज्यादा शेयर इनका है टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट, फॉलोड बाय ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब दलाली, उसके बाद सेकेंड नंबर पे दलाली में सबसे ज्यादा लोग है, विच इज 35.61%, एंड मैन्युफैक्चरिंग 27.94%। बराबर, तो ये टोटल एम्प्लॉयड के हिस्से इन्होंने बताया है अस्यूज के हिसाब से। वेरियस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज, बहुत सारे जो बीच बीच में आने वाले लेबर सर्वेज होते हैं उनके बारे में अभी चर्चा करें। अभी हमने 3 देखे, ये बाकी भी बोलेंगे। हैड ऑल्सो नोटेड दैट 45.76% of the total workforce was engaged in agriculture and allied sectors during 22-23। 22-23 का बाकी भी जो सारे पीरियोडिक लेबर सर्वेज है, बीच बीच में आने वाले सारे सर्वेज, उन्होंने भी कहा है कि एग्रीकल्चर में और अलाइड एक्टिविटीज में 45.76% लोग अभी भी एंगेज्ड है। ठीक, तो 55% लोग बाकी जगह पे हैं। चलो, और एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? व्हाइल द गवर्नमेंट कैनॉट मैजिकली चेंज द सिचुएशन, ये तो सही है, द गवर्नमेंट कैनॉट जस्ट मैजिकली चेंज द सिचुएशन, किसी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं। इट कैन इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, इट कैन इनिशिएट थॉट्स अबाउट सॉल्यूशंस, लेकिन सरकार सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सोच सकती है, सोच रही भी होगी, है ना? ऐसा तो कोई करेगी नहीं सरकार कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है।
बट दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग कि सोचो जरा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा। द स्वदेशी जागरण मंच हैज डिमांडेड दैट द सेंटर इम्पोज, इनकी डिमांड है सरकार से कि इन्होंने क्या इंपोज करने को ना, अ रोबोट टैक्स एंड इंसेंटिवाइज जॉब क्रिएशन। तो स्वदेशी जागरण मंच नाम की एक संस्था है, इन्होंने सरकार से कहा है कि आप एक रोबोट टैक्स शुरू करो, बराबर है, और इंसेंटिवाइज करो जॉब क्रिएशन को, यानी जो लोग लोगों को जॉब्स देंगे आप उनको इंसेंटिव्स दो, उनको कुछ पैसे ज्यादा दो अगर वो नौकरियां दे रहे होंगे लोगों को इन द बजट। और ये काहे में करना है, ये बजट में करना है, जो जॉब क्रिएशन करेगा उसको इंसेंटिव्स दो। दिस इज व्हाट स्वदेशी जागरण मंच इज सेइंग। द ट्रेड यूनियंस हैव आस्क्ड द सेंटर, सेंटर मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, टू कन्वीन यानी बुलाना, शुरू करना, टू कन्वीन द लॉन्ग पेंडिंग इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। बहुत सालों से ये मांग रही है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनाई जाए, उसे बुलाया जाए सारे संस्थाओं को और चर्चा की जाए, सरकार ने वो करना चाहिए। दिस इज व्हाट दी ट्रेड यूनियंस हैव बीन सेइंग, और वो मांग कर रहे हैं सरकार से। क्लियर? चलो गो थ्रू दी लास्ट पार्ट, फिर हम इसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। डन? खत्म हो गया पढ़ना? चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विद दी, स्टार्ट रीडिंग द थर्ड पार्ट। यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया's decision to reach out to trade unions is a positive development। हाँ, यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया है। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम, यानी सरकार ट्रेड यूनियन से बात करेगी, विच इज अ गुड थिंग, दैट द ऑथर इज सेइंग दैट इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट ही मस्ट हैव स्ट्रॉन्गर प्रिस्क्रिप्शंस देन द लेबर कोड्स। का मतलब उनके पास कुछ खास कुछ तो भी लिखा होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस मतलब प्रिस्क्रिप्शंस का होता है, किस चीज का होता है? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, दवाई देता है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो, बस इसी तरह उनके पास भी कुछ ऐसी ही खास दवाइयाँ चाहिए अदर देन द लेबर कोड्स। लेबर कोड्स आर इन यूज राइट नाउ। लेबर्स के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए अलग अलग कोड्स है जो जिनमें चेंज सरकार कर सकती है एक लेबर की, एक एम्प्लॉय की लाइफ इजी करने के लिए।
तो सिर्फ उतना करने से नहीं होगा, ये ऑथर का कहना है। उनके पास इससे ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयां या प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए टू स्टॉप जॉब लॉसेस एंड जनरेट मोर जॉब्स। ये ऑथर का कहना है। ऑथर एक्सपेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस शुड बी to reduce the workload of people and not to create hurdles for their livelihood. What is the author saying here? That technological innovations होंगे तो ठीक, यानी होने तो चाहिए, बट वो किस लिए होने चाहिए? टू रिड्यूस वर्कलोड ऑन पीपल, लोगों पे जो वर्कलोड है वो कम होने के लिए होना चाहिए, एंड नॉट टू क्रिएट हर्डल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, लेकिन वो एक बाधा की तरह नहीं आने चाहिए लोगों की लाइवलीहुड में, यानी उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन है, उसमें वो बाधा की तरह नहीं आए तो अच्छा है ना। अगर वो उनकी लाइफ जिंदगी आसान करे तो देन इट इज ओके। ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर ओके। टू इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द गवर्नमेंट शुड कंसिडर मोर पब्लिक एंड कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट। और क्या कह रहा है? व्हाट इज अनदर सजेशन कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियलाइज करना है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट शुड कम फ्रॉम पब्लिक यानी दी गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स मतलब जहां पे बहुत सारे फार्मर्स मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज अ कोऑपरेटिव। ठीक है, टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड ईज द लोड ऑन फार्मर्स। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे और फार्मर्स पे भी लोड कम होगा। इट हैज टू ब्रिंग ऑन बोर्ड। हैज टू ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब साथ में लाना, चर्चा करना। इट हैज टू ब्रिंग ऑन बोर्ड द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर भी आए इसमें, पब्लिक सेक्टर भी आए, लेबर यूनियंस, स्टेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबको साथ में लाओ, ये ऑथर कह रहा है। टू डिजाइन अ ग्रोथ मॉडल विथ जॉब क्रिएशन, जहां पे ग्रोथ भी हो और नौकरियां भी मिले। इट्स एट इट्स सेंटर, यानी ग्रोथ मॉडल भी हो और नौकरियां भी मिले, इस चीज को सेंटर में रख के वो बोर्ड, वो सारे लोग मिलकर निर्णय ले। Recent global experiences suggest that economic growth without employment growth can cause social and political upheavals. So the author here is suggesting that अभी अगर दुनिया भर के हम एग्जाम्पल्स ले तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत हुई लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत नहीं हुआ। इसकी वजह से सोसाइटी में सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स आए। अपहीवल्स आए मतलब उथल पुथल मची, सोशल भी और पॉलिटिकल भी। ठीक है, तो पता नहीं क्या करना चाह रहा है ऑथर, बट ही इज सजेस्टिंग, क्या कहना चाह रहा है वो तो समझ रहा हूं, बट थ्रू ही स्टेटमेंट व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इज कि अगर एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे सके और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते रहे तो ये यूथ जो है जिसको नौकरियों की जरूरत है वो सोसाइटी में उथल पुथल मचाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से in softer words. This is not a problem that can be explained away. ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसे सिर्फ समझा के छोड़ दिया जाए। And an honest account of the problem will be a good starting point for mitigative measures. ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको सिर्फ समझा के छोड़ दिया जा सके, बट इसका एक ऑनेस्ट अकाउंट देना चाहिए कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है और क्या सिचुएशन है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। एन ऑनेस्ट अकाउंट मतलब अभी व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन, अगर ये पता हो तो क्या होगा, तो फिर मिटिगेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। कल हमने मिटिगेशन ये एक वर्ड देखा था। मिटिगेटिव मेजर्स का मतलब क्या होगा, फिर ऐसे मेजर्स कि जिससे इन ऐसे अपहीवल्स से, उथल पुथल से बचा जा सके, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड the entire article. On the basis of this article, there are few questions that I have brought for you. The first question is, according to the passage, which organization has asked the government to convene Indian Labour Conference? Indian Labour Conference convene करने का आइडिया सरकार को किसने दिया है? Next, इनमें से किसने दिया है? Next, according to the passage, which of the following suggestions are given by author to the government? Author ने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से सजेशंस दिए हैं सरकार को, गवर्नमेंट को? तीसरा, आपको सिनोनिम बताना है, वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग टू द वर्ड स्वेलिंग।
स्पेलिंग का आपको सिनोनिम बताना है। नीचे आपके पास ऑप्शंस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हैव, यहां ध्यान देना, आपको सेम मीनिंग का ऑप्शन नहीं चूज करना है, अपोजिट मीनिंग या अदर मीनिंग का ऑप्शन देना है फ्रेज के लिए। द फ्रेज हियर इज रीच आउट। रीच आउट का जो सिनोनिम नहीं है वो आपको ढूंढना है। इसका मतलब ये नहीं हो कि वो एंटोनिम ही हो, ऐसा नहीं है। जो सिनोनिम नहीं है वो आपको ढूंढना है। एंड ILO का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको पैसेज में बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक, लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी फाइनल पार्ट, जिसमें वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन एरर डिटेक्शन। चलो, गो थ्रू दी फर्स्ट पार्ट। आप पहला पार्ट पढ़िए, फिर हम डिस्कस करेंगे। पढ़ लिया? मिला कुछ? अगर मिलने का होगा तो पॉज कर लेना, मिल जाने के बाद फिर वीडियो शुरू कर देना। ठीक है, चलो देखो क्या है। दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट had managed valiantly to hold back the paper tide for over 500,000। ठीक, तो अगर आप ये सेंटेंस पढ़ो तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि टेंस में दो जगह पे डिफरेंस दिख रहा है। दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर द प्रिंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड। अब ये इतना डिफरेंस कैसे आया? एक्चुअली हैड हम तभी यूज करते हैं, हैड का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जहां पे हैड प्लस V3 होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वो एक्चुअली होता है पास्ट का पास्ट, यानी कुछ तो भी हुआ उसके पहले कुछ हुआ। यहां पे ऐसी कोई भी पास्ट वाली चीज नहीं दिख रही है। एक तो ये प्रेजेंट वाला सेंटेंस है पहला, तो यहां पे हैड मैनेज्ड आने का कोई चांस नहीं है। देयर हैज टू बी समथिंग इन सिंपल पास्ट to have a sentence of past perfect there, right? एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बहुत जरूरी है पास्ट परफेक्ट के लिए, तो यहाँ पे हैड मैनेज नहीं आ सकता। यू हैव एरर इन दिस पार्ट। क्लियर? चलो, हैज मैनेज्ड आप बिल्कुल ले सकते हो, वही टेंस मेंटेन कर सकते हो, तो हैड की जगह हैज लिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट, रीड दी सेकेंड पार्ट। डन? क्या है? नाइदर मोहित नॉर रोहित वेयर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर। अभी देखो, नाइदर मोहित नॉर रोहित, यहां पे मोहित भी नहीं और रोहित भी नहीं, ऐसा मतलब है इसका। तो हमेशा याद रखना, नाइदर नॉर के केस में या आइदर और के केस में या नॉट ओनली बट अल्सो के केस में हमेशा जो और के बाद में आता है या नॉर के बाद में आता है या बट अल्सो के बाद में आता है, तो उधर जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आपके जो वर्ब्स है या प्रोनाउंस है तो वो चेंज होंगे। वर्ब और प्रोनाउंस हमेशा जो इसके बाद और के बाद आएगा या नॉर के बाद आएगा या बट अल्सो के बाद आएगा उसके हिसाब से बदलेगा। नॉर के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे रोहित आ रहा है, तो रोहित के हिसाब से ये बदलने चाहिए। तो रोहित के हिसाब से यहाँ वेयर लगना चाहिए क्या? नहीं, रोहित के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे? वॉज। समझ गए? चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, गो थ्रू इट। पढ़ा? चलो, इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। अगेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेंसेस। यहां पे हैड नॉट ब्रोकन दिया है, बोले तो पास्ट परफेक्ट, तो आपको एक सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस लगेगा। अब यहाँ पे विल
कर दिया तो वो फ्यूचर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, इधर पास्ट परफेक्ट इधर फ्यूचर, तो इसका हम पास्ट कर सकते हैं। कैसे? विल का पास्ट क्या करेंगे? वुड। ने विल का पास्ट में कैसा करेंगे? वुड कर देंगे उसको। अब हो गया, ये पास्ट हो गया और ये पास्ट का पास्ट हो गया, हैडंट ब्रोकन, अब जम सकता ये, बराबर है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ। डन, पढ़ लिया? चलो क्या बोला है? अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन दैट लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट द मच लव्ड पांडाज वॉज अ मीट ईटर। एक तो यहां दे यूज किया, मतलब प्लूरल है, यहां पे द मच लव्ड पांडाज यूज किया, मतलब प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, दोनों चीज प्लूरल ही है, तो वॉज आने का तो कोई चांस नहीं है ना, और अ मीट ईटर भी आने का चांस नहीं, तो यहां पे ये पूरा गलत है। यहां क्या लगेगा आपको? पहले तो आपको पांडास के लिए यहां करना पड़ेगा वेयर, और अ मीट ईटर की जगह करना पड़ेगा मीट ईटर्स, क्योंकि प्लूरल है ना, वेयर मीट ईटर्स, ऐसा करना पड़ेगा। तो सिर्फ वॉच को वेयर करने से नहीं होगा, ये पूरे पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक द मच लव पांडास वेयर मीट ईटर्स, राइट। चलो नेक्स्ट, गो थ्रू दी लास्ट क्वेश्चन। मिला कुछ? चलो पॉज करके ढूंढ लेना, मैं बता देता हूं। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट a flock of birds were flying over the lake. From my hotel, I could see that a flock of birds, a flock of birds, a flock, this is a collective noun. ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है ये, और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सिंगुलर, सारे बर्ड्स का एक फ्लॉक, तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर में वेयर नहीं लगता, क्या लगेगा? वॉज, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है तो इट इज ग्रेट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक्स के लिए एक ऑनलाइन बेसिक ग्रामर इंग्लिश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको RAC20 ये कोड डालना है। अगर ये कोड आप वहां पे डालते हो तो आपको वो पूरा कोर्स 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा, और जहां पे इनकी सारी जो मैं ये रीजंस दे रहा हूं, ये ऐसे क्यों होता है, उसके सारे कारण आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।